चैप्टर देख रहे हैं वो है मिसलेनियस फीचर्स, यानी कि कुछ और भी फीचर्स हैं जो हमें कवर करने हैं। जो चीजें हमने टॉपिक बाय टॉपिक की, जैसे स्ट्रक्चर्स हमने अलग से किया, पॉइंटर्स अलग से किया, अब कुछ चीजें हैं जो प्रोग्रामिंग को आसान बनाती हैं या कुछ सी ऐसी चीजें प्रोवाइड करता है जो आपके प्रोग्राम को बहुत सिंपल बनाने की क्षमता रखती हैं। जैसे कि हम इन्यूमरेटेड डेटा टाइप्स देखेंगे, टाइप डेफ कीवर्ड क्या करता है, टाइप कास्टिंग किसे कहते हैं, बिट फील्ड्स क्या होते हैं, फंक्शन पॉइंटर्स क्या होते हैं, फंक्शन जिसमें वेरिएबल नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स आप दे सकते हैं, और यूनियंस क्या होते हैं। तो इन्यूमरेटेड डेटा टाइप क्या हुआ? ये इन्यूमरेटेड डेटा टाइप, देखिए इन्यूमरेटेड डेटा टाइप में आप देखेंगे कि हम ये इनम यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? इनम। ये जो शब्द है इनम, इसमें आप देखेंगे कि इन्यूमरेशन इस तरीके से बनेगा। वो आप बनाने से पहले मैं आपको बता दूं, आप अपने खुद के डेटा टाइप बनाएंगे इसमें और अपने आप वैल्यू डिफाइन करेंगे जो डेटा टाइप इसमें जाएगा। इससे क्या होगा कि जो प्रोग्राम लिस्टिंग है वो और रीडेबल हो जाएगी। और दूसरा, कि जो कॉम्प्लिकेशन होता है, ओके, एक साथ बहुत सारे प्रोग्राम इसमें प्रोग्रामर काम कर सकते हैं। तो इन्यूमरेटेड डेटा टाइप आपकी प्रोग्रामिंग एरर्स को भी कम करता है। जैसे आप इन्वेंट कर सकते हैं डेटा टाइप, जिसे हम कहेंगे MAR_status। ये क्या है? हो सकता है मैरिटल स्टेटस हो। अब मैरिटल स्टेटस में 4 पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है। सिंगल है, या तो सिंगल होंगे, या वो शादीशुदा होंगे, या हो सकता है डिवोर्स हो गए हो, या विडोड हो। अब ये सेम रिलेशनशिप यदि हम इस MAR_status, इसको मान लीजिए हम 15 असाइन करते हैं। एक एग्जांपल देता हूं, कोई वेरिएबल आप देते हैं इसको इंटीजर, और इंटीजर में बोलते हैं कि जैसे मैंने कहा इंट, और यहाँ पर कहा MAR_status MS लिख देता हूं, और इसको आपने ऐसे कर दिया कि चलिए 15 वैल्यू दे दें। एक एग्जांपल ये हो सकता है। अब जो फॉर्मेट है इनम का, उसमें देखिएगा हम किस तरीके से यही चीज को लाएंगे और नंबर्स देंगे इसमें, और नंबर्स को डील करेंगे। तो इनम डेफिनेशन है वो बिल्कुल सिमिलर होती है स्ट्रक्चर की तरह। यानी कि जैसे हम स्ट्रक्ट लिखते थे, यहाँ पर इनम लिखेंगे, यहाँ पर हम स्ट्रक्चर वेरिएबल लिखते थे, या स्ट्रक्चर का नाम लिखते थे, सॉरी वेरिएबल यहाँ है, नाम लिखते थे, तो हम यहाँ इनम का नाम लिख रहे हैं। अब इसके अंदर हमें चाहिए सिंगल, मैरिड, डिवोर्स और विडोज, ये हम चारों जानते हैं। तो इन्यूमरेशन में जो इनम है, जैसे हमने कहा स्ट्रक्ट मैर स्टेटस, इसी तरीके से इनम मैर स्टेटस में हम person1 person2 दे रहे हैं। 2 हो गए, यानी कि 2 वेरिएबल बन गए इनम टाइप के। तो इसके 2 पार्ट हैं। अगर स्ट्रक्चर की तरह आप इसको जानना चाहें, जो पहला पार्ट है वो डिक्लेयर करता है डेटा टाइप को, बस स्पेसिफाई करता है इसकी वैल्यूज क्या है, और जो वैल्यूज हैं इनको हम कहते हैं इन्यूमरेटर्स। क्या कहते हैं? इन्यूमरेटर। जो सेकंड पार्ट है वो डिक्लेयर करता है वेरिएबल, जो यहाँ आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर डिक्लेरेशन है वेरिएबल का इस डेटा टाइप का। अब इनको हम वैल्यू कैसे देंगे? जैसे हमने person1 को दिया मैरिड, person2 का हमने डिवोर्स दे दिया। अब ये वैल्यू हम यूज कर सकते हैं। जो चीजें इसमें नहीं है वो हम यूज नहीं कर सकते। हम मैरिड डिवोर्स इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी हमने ऊपर दी हुई है चारों। अगर जो नहीं है उसको हम नहीं यूज कर सकते या दे भी नहीं सकते। तो अगर आपने यहाँ पर person1 को कोई अननोन दे दिया, तो ये क्योंकि अननोन उसमें नहीं दिया गया है इन्यूमरेशन के अंदर, वो यहाँ पर काम नहीं करेगा। तो अंदर क्या हो रहा है, इंटरनली कंपाइलर इसे कैसे ट्रीट कर रहा है? ध्यान रखिए, इन्यूमरेटर्स का मतलब होता है इंटीजर्स। अंदर कंपाइलर इन्यूमरेटर को ट्रीट करता है इंटीजर की तरह। तो हर एक वैल्यू जो लिस्ट में है वो स्टार्ट होती है इंटीजर, और जो कि 0 से शुरुआत होती है। इंटीजर है, 0 से शुरुआत करती है। यानी कि अगर मैं यहाँ पर जाऊं इस जगह पे और आपको बताना चाहूं कि इनको अपने आप क्या वैल्यू मिल गई, तो सिंगल को मिलेगी 0, मैरिड को मिलेगी 1, डिवोर्स को मिलेगी 2, विडो के अंदर मिलेगी 3। आपने देखा था अननोन नहीं था इसलिए एरर आई थी। तो ये चारों को हमने 0 1 2 3 असाइन कर दिया, स्टार्ट इसकी वैल्यू 0 हो गई। आप समझ गए? अब ये जो नंबर है जरूरी नहीं है कि 0 से शुरू हो, आप किसी और डिफरेंट अलग इंटीजर से भी शुरुआत कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ दे दीजिए सिंगल को 100, मैरिड को 200, डिवोर्स को 300, विडो को 400। आप यहाँ पर 1000, 2000, 3000, जो नंबर आपको चाहे इंटीजर होना चाहिए वो आप दे सकते हैं। अब जो इनम बनाया आपने मैर स्टेटस, उसके आपने वेरिएबल कौन कौन से बनाए? देखिए इनम जो मैरिटल स्टेटस में person1 और person2 बनाया। अब इसको यूज कैसे करेंगे? यूजेस ऑफ इन्यूमरेटेड डेटा टाइप। तो इन्यूमरेटेड वैल्यू जो होगी, जैसे हमने स्ट्रक्चर की तरह एक इन्यूमरेशन बनाया और उसके बाद उसके अंदर वेरिएबल दिए। पहले तो हमने कंटेंट दिया और उसके अंदर फिर उसके बाद हमने एक इन्यूमरेशन का वेरिएबल बनाया, राइट। अगर हम चाहते हैं कि एम्प्लॉय डिपार्टमेंट को अपने पेरोल प्रोग्राम में यूज करें, और क्या होता है इससे लिस्टिंग बड़ी आसान हो जाएगी, ताकि हम जैसे असेंबली हो गई, मैन्युफैक्चरिंग हो गई, अकाउंट, इनको डील करने की जगह हम 0 1 2 से डील करें तो ज्यादा फायदेमंद रहेगा। तो एक प्रोग्राम मैं आपको दिखाता हूं किस तरीके से ये
बात प्रूव होगी। ये प्रोग्राम जो है इसमें हमने stdio.h और string.h को इंक्लूड किया है। इसमें हमने जब मेन बनाया तो इन्यूमरेशन यहाँ पर दिया एम्प्लॉय डिपार्टमेंट। इसमें 4 डिपार्टमेंट दिए और अपने आप इसके पास 0, 1, 2, 3 नंबर आ गया। इसके बाद हमने एक स्ट्रक्चर बनाया जिसका नाम है एम्प्लॉय। इसके अंदर 4 कंटेंट दिए, जो 3 है वो तो आप देख पा रहे हैं, लेकिन जो चौथा है वो इंपॉर्टेंट है। ये जो इनम है वो आपने यहाँ पर दे दिया और इसका एक वेरिएबल बना दिया। तो अब जब हम स्ट्रक्चर का वेरिएबल बनाएंगे तो ई डॉट करके नेम, ई डॉट करके एज, ई डॉट करके बीएस तो हम ले लेंगे तीनों को, जैसे हमने ई डॉट नेम में यहाँ नाम डाल दिया, ई डॉट एज में यहाँ पर नंबर और ई डॉट बेसिक सैलरी में सैलरी डाल दिया। अब ई डॉट डिपार्टमेंट, इसके अंदर आप क्या डालेंगे, यहाँ पर आपने मैन्युफैक्चरिंग दे दिया और जब आप इसको प्रिंट कराएंगे तो आप देखिएगा कि ई डॉट डिपार्टमेंट में क्या आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे ई डॉट डिपार्टमेंट में आपने मैन्युफैक्चरिंग डाला है, यहाँ पर इसकी वैल्यू मिली है 1। तो अगर आप यहाँ पर चेक कराना चाहें कि यदि ई डिपार्टमेंट अकाउंट्स है तो आप बता सकते हैं कि दिस इज एन अकाउंटेंट, या आप ये कह सकते हैं नॉट एन अकाउंटेंट, ये भी इसमें किया जा सकता है। तो आउटपुट इस तरीके से है कि नाम आपने लोथर मैथेस दिया, एज सैलरी आ गई, डिपार्टमेंट मैंने बताया था 1 आएगा और ये देखा हमने कि लोथर मैथेस साहब अकाउंटेंट नहीं है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, डेटा टाइप इनम emp_dpt ये स्पेसिफाई किया और बताया और उसके बाद स्पेसिफाई किया 4 पॉसिबल वैल्यूज इसकी, जो है असेंबली, मैन्युफैक्चरिंग, काउंटर, स्टोर। फिर हमने एक वेरिएबल डिपार्टमेंट बनाया और उसका टाइप इनम डिपार्टमेंट emp_dpt ये एक स्ट्रक्चर में रखा। जो स्ट्रक्चर है एम्प्लॉय, उसके 3 और एलिमेंट है जिसके साथ एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन जुड़ी हुई है। उसके बाद हमने सबसे पहले इसमें बाकी वैल्यू को असाइन तो किया, साथ में ई डॉट डिपार्टमेंट के मैन्युफैक्चरिंग दे दिया। जैसे हमने ये किया, ई डॉट डिपार्टमेंट में कौन सी वैल्यू आ गई, क्योंकि हमारे पास जो डिपार्टमेंट था उसमें मैन्युफैक्चरिंग 2nd नंबर पे आ रही थी और हम जानते हैं 0 से शुरू होता है इनम में, तो ई डॉट डिपार्टमेंट में 1 वैल्यू आ गई। अगला जो पार्ट है प्रोग्राम का वो थोड़ा एक इनम की एक चीज बताता है। ध्यान रखिएगा कि कोई तरीका नहीं है कि हम यूज कर सके इन्यूमरेटेड वैल्यू को डायरेक्टली इनपुट आउटपुट फंक्शन में, जैसे printf और scanf, इसको हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। तो printf फंक्शन थोड़ा सा इतना स्मार्ट नहीं हुआ है कि वो ट्रांसलेशन कर सके। जैसे डिपार्टमेंट जो आपने प्रिंट किया 1, मैन्युफैक्चरिंग प्रिंट नहीं किया इसने, जबकि हमारा सोच ही रहेगा, क्योंकि 1 किसको समझ में आएगा, मैन्युफैक्चरिंग सबको समझ में आएगा। हम 1 से डील करना चाहते हैं लेकिन दिखाना मैन्युफैक्चरिंग चाहते हैं, तो हम एक फंक्शन लिख सकते हैं ताकि प्रिंट कर सकें जो करेक्ट आपकी न्यूमरेटेड वैल्यू है। उसमें आप स्विच स्टेटमेंट दे सकते हैं। ओके, थोड़ा सा क्लैरिटी ऑफ प्रोग्राम थोड़ा सा इफेक्ट करेगा इसमें, लेकिन इस लिमिटेशन के साथ भी कई ऐसी सिचुएशन है जहां पर इन्यूमरेटेड वेरिएबल बहुत बढ़िया होते हैं। सवाल ये उठता है कि क्या इनम नेसेसरी है, क्या ये बगैर इनम के हम इस कोई भी प्रोग्राम को लिख सकते हैं? तो उसका जवाब है हाँ, ये हम इनम के जरिए करने की जगह हम मैक्रोज भी यूज कर सकते हैं। जैसे हमने क्या किया, यहाँ पर हैश इंक्लूड किया string.h। हम चाहते हैं कि असेंबली को 0 दे, मैन्युफैक्चरिंग को 1 दे, अकाउंट को 2 दे, स्टोर्स को 3 दे। पहले हमने क्या किया था कि इनम इस तरीके से बनाया था और इनम के अंदर जो भी नाम हमने दिया था, अंदर 4 चीजें दी थी। एक असेंबली था, एक कॉमा करके मैन्युफैक्चरिंग, जैसे असेंबली है, मैन्युफैक्चरिंग है, अकाउंट्स है और स्टोर्स है। तो ये अपने आप इसने 0, 1, 2, 3 वैल्यू ले ली थी। लेकिन अब जैसे इसको डायरेक्टली प्रिंट करा नहीं सकते इनम वेरिएबल को, तो उसके लिए हमने क्या किया कि यहाँ पर हमने अपना मैक्रो का यूज किया। मैक्रो देखिए यहाँ पर 0, 1, 2 बिल्कुल सेम चीज हो रही है, 3 वैल्यू मिल गई। अब हम अंदर आए और यहाँ पर हमने एक स्ट्रक्चर बनाया एम्प्लॉय। इसमें नाम, एज और बेसिक सैलरी, साथ में आपने डिपार्टमेंट दे दिया जो कि इंट है, राइट। अब हमने कहा कि इसका एक वेरिएबल बनाया स्ट्रक्चर का, हमने ई डॉट नेम में लोथर मैथेस डाला, ये आपका एज है, ये आपका बेसिक सैलरी है, ये डिपार्टमेंट है, यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग डाला और ये बिल्कुल सेम इफेक्ट लाएगा। इसमें रीडेबिलिटी भी थोड़ी अच्छी बढ़ गई क्योंकि हमने मैक्रोस का यूज किया। तो सवाल उठता है कि इनम्स को क्यों हम प्रेफर करेंगे, क्योंकि मैक्रोस का जो होता है वो ग्लोबल स्कोप होता है, जबकि स्कोप का जो इनम का स्कोप है वो ग्लोबल भी हो सकता है यदि उसको आपने फंक्शन के बाहर दे दिया, सारे फंक्शनों के बाहर दे दिया, या लोकल भी हो सकता है यदि इसको फंक्शन के अंदर दे दिया। रीनेमिंग डेटा टाइप्स विद टाइप डेफ एक ये तकनीक है। कई ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें हम सी कोड को थोड़ा क्लैरिफाई करना चाहते हैं, तो इस यहाँ पर हम टाइप डेफ का डिक्लेरेशन देते हैं। हम कोई एग्जिस्टिंग वेरिएबल टाइप है उसको हम रीडिफाइन करना चाहते हैं तो हम टाइप डेफ से कर सकते हैं। जैसे एक स्टेटमेंट है जो ये अनसाइन लॉन्ग इंट, अब ये जो है अनसाइन लॉन्ग इंट लिखते लिखते थोड़ा सा क्योंकि लंबा प्रोग्राम अगर है तो कई बार लिखना पड़ेगा, तो क्यों ना इसको थोड़ा सा छोटे शब्दों में लिख दिया जाए, जैसे 2 वर्ड्स कर दिया गया। तो हमने क्या किया, यहाँ पर टाइप डेफ किया क्योंकि ये टाइप है, दिस इज अ डेटा टाइप। तो टाइप हमने कहा अनसाइन लॉन्ग इंट, इसके आगे हमने 2 वर्ड्स लिख दिया। तो अगली बार जहां जहां पर आपको 2 वर्ड्स मिलेगा वो ये चीज ले लेगा अपने आप। अब हम डिक्लेयर कर सकते हैं वेरिएबल को सीधा बगैर अनसाइन लॉन्ग इंट लिखे हुए केवल 2 वर्ड से, वेरिएबल 1 वेरिएबल 2।
ये लिखने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। केवल टाइप डेफ से आपने बता दिया ये देखिए ये जो अनसाइंड लॉन्ग इंट है वो ये होगा। तो जो टाइप डेफ है ये बड़ा एक शॉर्ट बड़ा स्वीट सा मीनिंगफुल तरीका देता है ताकि हम कॉल कर सके डेटा टाइप को। यूजुअली जो ट्रेडिशनली हम करते हैं इसको हम अपर केस में देते हैं ताकि हम ये बता सकें कि हम एक रीनेम्ड डेटा टाइप से डील कर रहे हैं। ओके, आपने देखा कि रीडेबिलिटी तो थी यहाँ पर, लेकिन ये बड़ा सिग्निफिकेंट हो जाएगा जब हम नाम देंगे किसी पर्टिकुलर डेटा का, जैसे हमारा लॉन्ग हो गया। तो इसीलिए क्या करते हैं कि जब हम नॉर्मली स्ट्रक्चर डिक्लेरेशन से बात करते हैं और उसकी बात करते हैं, जैसे अगर मैं इसको समझाने की कोशिश करूं तो एक स्ट्रक्चर डिक्लेरेशन देखिए आप, ये स्ट्रक्ट एम्प्लॉय, यहाँ पर 3 कंटेंट है, आपने आप इसका वेरिएबल दे दिया। अब जो स्ट्रक्चर डिक्लेरेशन है इसको और हैंडी बनाने के लिए हम इसको रीनेम कर सकते हैं टाइप डेफ से। कैसे, देखिए हमने क्या किया, स्ट्रक्ट एम्प्लॉय, यहाँ पर 3 कंटेंट है, यहाँ पर हमने टाइप डेफ किया पूरा का पूरा स्ट्रक्ट एम्प्लॉय ईएमपी। ठीक है, अब अगली बार हमको स्ट्रक्ट एम्प्लॉय ईएमपी नहीं लिखना पड़ेगा, बस ईएमपी करके हम E1, E2 करेंगे, ये अपने आप 2 वेरिएबल बन जाएंगे। यानी कि आपने जो लेंथ है, कॉम्प्लेक्सिटी है, थोड़ी सी और कम कर दी। टाइप डेफ ये आप यूज कर सकते हैं ताकि क्लैरिफाई कर सकें सोर्स लिस्टिंग को, टाइम बचेगा आपका, और खासतौर पे जो इसको समझने वाले लोग होंगे उनकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी कम लगेगी। इस टाइप डेफ का लिखने का एक और तरीका है, आप टाइप डेफ स्ट्रक्ट एम्प्लॉय इस तरीके से लिखिए, कंटेंट दीजिए, यहाँ पर ईएमपी कर दीजिए, सीधा ईएमपी E1, E2 कर दीजिए। यानी कि हमने यहीं पे टाइप डेफ कर दिया। यानी कि टाइप डेफ अब जैसी टाइप डेफ ये किया तो ये अपने आप जब भी हम यहाँ पर एक वेरिएबल बना देंगे तो ये जो कंटेंट है यहाँ से यहाँ तक ये ईएमपी को मिल जाएगा और ईएमपी E1, E2 आप बना सकते हैं। टाइप डेफ इसको एक तरीके से और यूज किया जा सकता है, आप पॉइंटर डेटा टाइप को रीनेम कर सकते हैं। जैसे आपका स्ट्रक्ट है एम्प्लॉय, यहाँ पर नाम, एज और बेसिक सैलरी है, यहाँ पर आप कर सकते हैं टाइप डेफ स्ट्रक्ट एम्प्लॉय और यहाँ पर आपने दिया स्टार, यानी कि पॉइंटर बनाया PEMP। यानी ये जो पॉइंटर है ये स्ट्रक्चर के लिए पॉइंटर है, और जब आप PEMP करेंगे, क्योंकि आपने ऑलरेडी यहाँ से यहाँ तक इसको पूरा का पूरा टाइप डेफ कर चुके हैं आप, तो जब आप इसको PEMP करेंगे तो अपने आप ये आपका स्ट्रक्चर का वेरिएबल बनेगा। या बेसिकली ये आपने पॉइंटर डेटा टाइप बना दिया स्ट्रक्चर के लिए, और आप अगर किसी भी चीज को एक्सेस करना चाहते हैं या उसमें वैल्यू डालना चाहते हैं, सीधा P एरो एज लगाइए, क्योंकि ये आपका पॉइंटर है, इसमें 32 आप डाल सकते हैं या कोई भी वैल्यू अपने हिसाब से डाल सकते हैं। टाइप कास्टिंग, अब हम कई बार ऐसी हमारे पास सिचुएशन आती है जब हम फोर्स करना चाहते हैं कंपाइलर को कि वो एक्सप्लिसिटली कुछ कन्वर्ट करे किसी पर्टिकुलर डेटा टाइप में। एक एग्जांपल देता हूं आपको, ये फ्लोट a है, ये इसमें इंटीजर 2 है और आपने कहा a इक्वल टू x बाय y 6/4। अब ये दोनों इंटीजर है लेकिन a जो है वो फ्लोट है। अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं a को तो क्या आने वाला है, जो आउटपुट क्या आएगा, देखिए यहाँ पर अगर आप इसको 2 और 3 करें तो 1.5 कुछ आना चाहिए, है ना, लेकिन आप जब प्रिंट करेंगे तो 1.00000 आएगा। इस सिचुएशन में 1 आ रहा है, 1.5 नहीं आ रहा है, क्योंकि 6 और 4 दोनों इंटीजर है और जो इंटीजर है तो ये आपको 1 देगी। इसका मतलब जब वो 1 आपका a में स्टोर हो गया, वो अपने आप फ्लोट के कारण मतलब जो इंटीजर पार्ट है उसको हटा देगा, मतलब डेसिमल पार्ट को हटा देगा। हम चाहते हैं कि 1.5 में ये 0.5 ट्रंकेट ना हो, किसी तरीके से ना जाए, तो इसलिए क्या करेंगे, या तो x को या y को हम फ्लोट कर देंगे, राइट। तो मान लीजिए कि जो और भी रिक्वायरमेंट हो सकती है कि प्रोग्राम इसको परमिट नहीं कर सकता है, तो हम करें क्या, यहाँ पर हम टाइप कास्टिंग करेंगे। इसी एग्जाम्पल को मैं आगे बढ़ाता हूँ। ये x6 है, y4 है, x बाय y हम जानते हैं ये आपको 1.5 देगा, लेकिन क्योंकि ये इंटीजर है 0.5 को हटा के 1.0 देने लगेगा। लेकिन इससे पहले कि ये देने लगे, आपने इससे पहले कि ये काम हो, आपने इसको फ्लोट कर दिया, यानी कि 1.0 नहीं बनेगा, अब ये 1.5 पूरा रिटेन करेगा और ये आप प्रिंट करेंगे तो आपको 1.5 आएगा, ये आपको 1.5 इस तरीके से आएगा। ये प्रोग्राम यूज करता है टाइप कास्टिंग। इसका मतलब ये है कि आप पैरेंथेसिस देते हैं, साथ में यहाँ डेटा टाइप देते हैं, डेटा टाइप का नाम जो होता है वो इसको फोर्स करता है कि जो भी कंटेंट आने वाला है उसको फ्लोट बनाइए। जो एक्सप्रेशन है फ्लोट, ये क्या कर रहा है, ये चाह रहा है कि जो वेरिएबल x है उसको कन्वर्ट कर दिया जाए इंटीजर से फ्लोट में, इससे पहले कि डिवीजन हो। एक और एग्जांपल आपको देता हूं, यहाँ पर a है 6.35, जो वैल्यू है a टाइप कास्टिंग में वो %d है। अब देखिए इसको आपने इससे पहले कि a को प्रिंट किया जाए, आपने इसको इंट बना दिया, यानी कि आप चाहते हैं 6.35 से 0.35 ट्रंकेट हो जाए, केवल 6 आए। और अगर आप a को प्रिंट करना चाहते हैं तो सीधा %f से प्रिंट करेंगे, तो एक जगह ये 6 आएगा, एक जगह ये 6.35 ही आएगा। ध्यान रखिएगा कि a हम यहाँ प्रिंट करने में सक्षम थे, इसका मतलब a परमानेंटली चेंज नहीं हो गया, बल्कि जो वैल्यू है इस एक्सप्रेशन की वो कन्वर्जन में गई जब भी टाइप कास्ट आपके सामने आएगा। अब बिटफील्ड्स में देखिए कि अगर कोई वेरिएबल आपके पास है और वेरिएबल केवल 1 या 0 दो वैल्यू ले रहा है तो एक सिंगल बिट की जरूरत पड़ेगी। इसी तरीके से मान लीजिए कोई 0 से 3 तक वेरिएबल ले रहा है तो आप
2 बिट्स में काम चल जाएगा। 0 से 7 तक ले रहा है तो आपको 3 बिट काम करेगा। मैं आपको बता देता हूँ ये कैसे मैंने निकाला। 0 से 7 यानी कि आपके 8 नंबर्स हो गए। 8 नंबर मतलब 2 की घात 3 है ना, यानी कॉम्बिनेशन ये 2 की घात 3 8 होता है, तो 3 बिट आपको लगेंगे। तो क्यों हम पूरा का पूरा इंटीजर वेस्ट करें जब हमको 1 2 या 3 बिट्स ही चाहिए। एक इंटीजर का मतलब कितना होता है, अगर हम टर्बो C++ कंपाइलर की बात करें तो 2 बाइट। ओके, अब देखिए कि 1 बिट 2 बिट और 3 बिट, ऐसे तो हमारे पास डेटा टाइप हमारे पास सी में नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे वेरिएबल्स हैं जो जिनकी इतनी मैक्सिमम वैल्यू होती है जहां पर हम इन सबको पैक कर सके एक सिमिलर या सिंगल मेमोरी लोकेशन में। हम यहाँ पर बिट फील्ड का यूज करेंगे ताकि अलग अलग वैल्यूज को एक सिंगल इंटीजर में हम रख सके। कैसे काम करता है, पहले एक एग्जांपल देखिए। मानिए आप स्टोर करना चाहते हैं कुछ डेटा किसी एम्प्लॉय के बारे में। हर एक एम्प्लॉय का ये डेटा होगा, या तो वो मेल होंगे या फीमेल होंगे, या वो सिंगल मैरिड डिवोर्स्ड या विडोड होंगे, और अलग अलग उनकी 8 हॉबीज होंगी, और अलग अलग जो 15 डिफरेंट स्कीम कंपनी ने उनको प्रपोज किया ताकि वो अपनी हॉबी को आगे बढ़ा सके वो होंगी। इसका मतलब ये है कि 1 बिट हमें जेंडर के लिए चाहिए, मेल फीमेल, 2 हमें चाहिए आपके मैरिटल स्टेटस के लिए, 3 हमें चाहिए हॉबी के लिए, 4 स्कीम हमें चाहिए क्योंकि हम 2 की पावर 4 यानी 16 तक जा रहे हैं, और 15 चीजें इसमें दिया है, जिसमें एक वैल्यू अनयूज्ड जो यूज हम करेंगे या अनयूज रहेगी, क्योंकि बात है कि 2 की घात जो 4 होता है 16 होता है। तो इसको अगर मैं जोड़ दूं तो हमें 10 बिट करीब चाहिए। हम इसको पैक कर सकते हैं एक सिंगल इंटीजर में, क्योंकि अगर हम माने इंटीजर 16 बिट लॉन्ग है तो उसी में डाल सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक तरीके से एक स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये स्ट्रक्ट एम्प्लॉय है, यहाँ पर हमने अनसाइड जेंडर किया 1, देखिए बहुत ध्यान से देखिए, कोलन किया है, मैरिटल स्टेटस यहाँ पर :2, हॉबी :3 और स्कीम :4। अब इसमें बस ध्यान रखिएगा 1 2 3 4 क्या है। जो कोलन है इस डिक्लेरेशन में आपको बताता है, कंपाइलर को बताता है कि हम बिट फील्ड्स के बारे में बात करें, ये कोलन ये बता रहा है। और जो नंबर है जो इसके बाद यहाँ पर आ रहा है 1 2 3 4, ये हमें बताता है कितने हमें बिट अलॉट किए गए हैं इस फील्ड के लिए। एक बार हमने एस्टैब्लिश कर दी ये बिट फील्ड, तो हम अभी रेफरेंस कर सकते हैं उसको किसी भी स्ट्रक्चर एलिमेंट की तरह। जैसे इस प्रोग्राम में देखिए, यहाँ पर हमने अलग अलग 0 से लेकर 3 तक, यहाँ 0 से 1 पहले दिया, फिर 0 1 2 3, ये तो मेल फीमेल जेंडर के लिए हो गया यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक आपका सिंगल मैरिड डिवोर्स्ड विडोड के लिए हो गया। हमने क्या किया, यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाया मेन के अंदर एम्प्लॉय, इसमें जेंडर दिया 1 2 3 4, राइट। एम्प्लॉय का हमने एक वेरिएबल बना लिया। ई डॉट जेंडर में हमने मेल डाल दिया, ई डॉट मैरिटल स्टेटस में डिवोर्स, ई डॉट हॉबी में हमने 5 और ई डॉट स्कीम में 9। अब आप देखिए जेंडर हम करेंगे ई डॉट जेंडर से, ई डॉट मैरिटल स्टेटस से, हम इसको आराम से प्रिंट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि कितना बाइट इसने ऑक्यूपाई किया है, तो ये ई को आप सीधा साइज ऑफ ऑपरेटर में डालिए, आपको इसका बाइट कितना ऑक्यूपाई किया है वो मिल जाएगा। क्योंकि हमने केवल यहाँ पर 2 ही लिए, जैसे जेंडर है और ये मैरिटल स्टेटस है, यहाँ पर आपका केवल बाइट जो ऑक्यूपेंसी है वो 2 है। पॉइंटर्स टू फंक्शंस, हर एक टाइप के वेरिएबल जो हमने डिस्कस किए, जिसमें एक्सेप्शन जो कि एड्रेस था, हमने देखा कि कैसे हम रेफरेंस कर सकते हैं वेरिएबल को, चाहे वो कैरेक्टर हो, इंटीजर हो, फ्लोट को, उनके एड्रेसेस के थ्रू। कैसे हमने किया, बाय यूजिंग पॉइंटर्स, पॉइंटर को हमने यूज किया। तो पॉइंटर पॉइंट कर सकते हैं फंक्शंस को भी, है ना। जो सी फंक्शंस हैं उनके एड्रेसेस होते हैं, हर एक चीज का एड्रेस होता है क्योंकि मेमोरी में रखा जाएगा ये। अब जो फंक्शन के एड्रेसेस हैं, अब हम उसको पॉइंट भी कर सकते हैं, यानी कि एक और तरीका हो गया हम किस तरीके से फंक्शन को इन्वोक कर सकते हैं। इसको हम जरा देखते हैं कैसे। यहाँ पर हमने एक डिस्प्ले फंक्शन लिया, मेन के अंदर हमने जो कुछ कंटेंट दिया और यहाँ पर डिस्प्ले लिया। अब इस डिस्प्ले को हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया। जो आउटपुट है इस प्रोग्राम का, अब देखिएगा कि जो एड्रेस है फंक्शन का, उस तरीके से अगर यहाँ डिस्प्ले करें तो ये आपका 1125 आ जाएगा। और हमने क्या किया कि ये नाम जो है यहाँ पर दे दिया, इसका ये एड्रेस दिखा रहा है, और बाकी जो खैर फंक्शन कर रहा है वो तो पुटस है ही है। अब देखिए जो हमने एड्रेस निकालने की कोशिश की फंक्शन की, हमने केवल इसका नाम दे दिया। जैसे प्रिंटफ के अंदर हमने केवल नाम दे दिया। केवल हम जिस तरीके से एक एरे में जो एरे का नाम है वही देते थे, उतना ही काफी था हमारे पास। अब किस तरीके से हम एड्रेस जो फंक्शन का है, हम कैसे फंक्शन को इन्वोक करेंगे, जरा उसको देखते हैं। ये इन्वोक करना है हमको फंक्शन पॉइंटर का यूज करके, जो पॉइंटर है फंक्शन, उस पॉइंटर है उस फंक्शन के लिए। तो ये stdio.h है, ये डिस्प्ले है आपका, ये फंक्शन है आपका। हमने क्या किया, यहाँ पर void और यहाँ पर ये फंक्शन पॉइंटर, एक पॉइंटर लिया और यहाँ पर यहाँ ब्रैकेट लगा दिया। अब हमने क्या किया, इस डिस्प्ले को लिया, इसका नाम लिया केवल, और इस फंक्शन पॉइंटर को असाइन कर दिया, यानी कि एड्रेस हमने इस फंक्शन का असाइन कर दिया इस पॉइंटर को। फिर यहाँ प्रिंट करा दिया इस फंक्शन पॉइंटर को, और उसके बाद यहाँ इसको हमने कॉल किया, यानी कि हम इन्वोक करना चाहते हैं फंक्शन डिस्प्ले को। तो उसका तरीका कुछ इस तरीके से होता है, और फंक्शन जो काम करता है वो तो करेगा ही करेगा। अगर हम इसको आउटपुट करेंगे तो हम देखेंगे
कि ये जो फंक्शन है इसको हमने इन्वोक कैसे किया, इस वाले डिस्प्ले को, ये जो लाइन आई, खैर ये लाइन तो खैर अपना काम कर ही रही है, तो इसका एड्रेस दिखाई रही है। इसके बाद ये जो चीज है ये इन्वोक करना मेन इंपॉर्टेंट था। तो ये जो दोनों लाइनें हैं, फर्स्ट ये वाली और ये वाली, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। जो मेन है इसमें हमने क्या किया, हमने डिक्लेयर किया फंक्शन डिस्प्ले, जो फंक्शन है जो रिटर्न नहीं कर रहा है कुछ भी, लेकिन जो हमको ये वॉइड है इसमें फंक्शन को कुछ इस तरीके से लिखना पड़ेगा जो नेक्स्ट लाइन में आएगा, सम इसे लाइक एक डिस्प्ले, क्योंकि रिटर्न नहीं कर रहा है इसलिए हमने इसको पैरेंथेसिस में किया। बहुत ध्यान से देखिएगा कि एक सवाल जरूर आपके दिमाग में उठना चाहिए कि हमने इसको राउंड ब्रैकेट में क्यों किया, और इस यहाँ पर खैर ये फंक्शन है तो राउंड ब्रैकेट में क्यों किया, क्योंकि रिटर्न कुछ नहीं कर रहा है। और अगर हम और प्रोग्राम पे ध्यान दें तो हमने डिस्प्ले जो नाम है फंक्शन का वो हमने फंक्शन पॉइंटर में दे दिया, और हम ये जानते हैं कि जो फंक्शन पॉइंटर है इसको असाइन किया हमने एड्रेस किसका, डिस्प्ले फंक्शन का। तो जो फंक्शन पॉइंटर है ये वाली चीज है, ये पॉइंटर होना चाहिए फंक्शन डिस्प्ले के लिए। तो और जो भी हमने डिक्लेरेशन दिया वो था वॉइड ये वाला चीज फंक्शन पॉइंटर, बस। इसका मतलब ये होता है कि जो फंक्शन पॉइंटर है func अंडरस्कोर पॉइंटर, ये पॉइंटर है फंक्शन का जो रिटर्न करेगा कुछ भी नहीं, और उसको अगर इन्वोक करना है तो हमको केवल इसको जैसे फंक्शन नॉर्मल करते हैं वैसे कर देना है। आप इसकी भी जरूरत नहीं है, आप ये भी करने की जरूरत नहीं है, आप क्या इससे भी कर सकते हैं, ऐसे भी इन्वोक हो जाए। थोड़ा सा आपको लगा होगा कि इसमें जो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको करने की जरूरत क्या है, अगर हम सिंपली फंक्शन को इन्वोक कर सकते हैं, ऐसे तरीका क्यों करना जरूरी है, क्या इसमें हमको मिलेगा। देखिए दो पॉसिबल यूजेस हो सकते हैं इसके। एक तो अगर हम कॉल बैक मैकेनिज्म इंप्लीमेंट करना चाहते हैं जो विंडोज प्रोग्रामिंग में है, पॉपुलर है इसमें, और हमको फंक्शन डायनेमिकली बाइंड करना है यानी कि रन टाइम C++ प्रोग्रामिंग, उस समय में इसका उपयोग कर सकते हैं। फंक्शन रिटर्निंग पॉइंटर, जिस तरीके से फंक्शन रिटर्न करते हैं इंटीजर, फ्लोट और डबल या कोई भी और इस तरीके से डेटा टाइप, हम रिटर्न कर सकते हैं पॉइंटर। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि फंक्शन पॉइंटर रिटर्न करे तो हमको एक्सप्लिसिटली मेंशन करना पड़ेगा कॉलिंग फंक्शन में और साथ में फंक्शन डेफिनेशन में भी। मैं इसको समझाता हूं आपको। जैसे आपने ये कहा फंक्शन यहाँ पर, क्योंकि हम चाहते हैं कि फंक्शन जो रिटर्न करे पॉइंटर को, तो ये फंक्शन है यहाँ से यहाँ तक ये रिटर्न कर रहा है पॉइंटर, इन स्टार पॉइंटर बता रहा है आपको। तो मेन कि हमने अंदर एक पॉइंटर बनाया, और इस फंक्शन, क्योंकि अब हम फंक्शन को राइट हैंड साइड में लिख रहे हैं और क्योंकि ये रिटर्न कर रहा है पॉइंटर, तो इसको पॉइंटर के अंदर लेना पड़ेगा। और अब हम क्या करेंगे, इसमें जाएंगे, यहाँ पर फंक्शन के अंदर डेफिनेशन में हमने जो भी i = 20 व्हाटएवर जो भी आपको करना है, लेकिन जब हमने रिटर्न m%i किया, ये आपका m%i क्या है, पॉइंटर, और ये पॉइंटर रिटर्न कर रहा है, तो यहाँ बन गई आप। ये केवल ये प्रोग्राम आपको ये बता रहा है किस तरीके से इंटीजर पॉइंटर आप रिटर्न कर सकते हैं फंक्शन में। इसके अलावा तो और कोई ये चीज नहीं कर रहा है। खासतौर पे जब हैंडलिंग करेंगे आप या स्ट्रिंग से डील करेंगे तब इंपॉर्टेंट हो सकता है। जैसे एक प्रोग्राम में आपको दिखाता हूं जिसमें कॉपी हो रहा है एक स्ट्रिंग दूसरे में, और वो रिटर्न कर रहा है पॉइंटर टू द टारगेट स्ट्रिंग, मतलब जो टारगेट स्ट्रिंग बनेगा उसका आपको पॉइंटर रिटर्न हो रहा है। जैसे आपने यहाँ कहा, देखिए अंदर जो भी हो रहा है ये आपका यहाँ से यहाँ तक तो फंक्शन है, कॉपी, ये कैर है, ये कैर है, यानी कि दो स्ट्रिंग आपने पास की, लेकिन रिटर्न कर रहा है कैरेक्टर स्टार। तो हमने क्या किया, पहले क्या एक स्ट्रिंग बना ली, मतलब एक पॉइंटर बना लिया। अब इसको भी अंदर हमने डिफाइन कर दिया, सोर्स हमने ये दे दिया, टारगेट के लिए जगह बना दी, कॉपी यहाँ फंक्शन लिखा, सोर्स से हम टारगेट में कॉपी करेंगे str। अभी जो कॉपी है रिटर्न कर रहा है पॉइंटर, तो ये str पॉइंटर होना चाहिए, इसलिए इसको पॉइंटर बनाया और str प्रिंट कर दीजिए। इसके बाद ये जो फंक्शन है असली कॉपी, इसमें क्या करेंगे, इसमें हमने क्या किया, दो कैरेक्टर पॉइंटर लिए थे, सोर्स और टारगेट, और यहाँ पर हमने एक स्टार और ले लिया। स्टार, ये जो r है इसमें हमने t असाइन किया, और जब तक अब एंड तक चलेंगे आपने क्या किया, सोर्स से उठा के एक करके कॉपी कर दिया। तो यहाँ पर क्या किया, जो सोर्स है वो टारगेट एक वैल्यू पास की, फिर t++ इसमें भी एक बढ़ना है, इसमें भी एक बढ़ना है, और आखिर में टारगेट में /0 कर देना है। फिर ये जो r है जो आपने यहाँ पर असाइन किया था, इसका t का एड्रेस वो आपको रिटर्न कर देना है, टारगेट का एड्रेस। हमने किया क्या यहाँ पे, फिर से मैं समझाता हूँ। जो बेस एड्रेस है सोर्स और टारगेट का, वो हमने भेजा इस कॉपी फंक्शन में। इस कॉपी फंक्शन में जो वाइल आप जो लूप देख पा रहे हैं, ये कॉपी करता है कैरेक्टर को सोर्स स्ट्रिंग से लेकर टारगेट स्ट्रिंग में। अब इस कॉपी में क्योंकि t कंटिन्यूअसली आपका इंक्रीमेंट हो रहा है, तो इसलिए हमने इसको पहले ही t को r में असाइन कर दिया है ना, यानी टारगेट का हमारे पास पहले लोकेशन मिल जानी चाहिए, आखिर में हमने इसको रिटर्न किया, वरना ये चेंज हो जाता। फंक्शंस विद वेरिएबल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट, हम ऑलरेडी जैसे फंक्शन है printf, ये हम यूज कर चुके हैं, और हमने देखा इसमें कि हम एक आर्ग्यूमेंट नहीं, दो आर्ग्यूमेंट नहीं, जितने भी आर्ग्यूमेंट चाहे वो हम इसमें डाल सकते हैं। इसका मतलब ये वेरिएबल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट लेता है, यानी कि इसके आर्ग्यूमेंट कोई फिक्स नहीं होते, जितने आप देंगे उतने ये ले ले। ओके, तो अब इसमें जब हम बात कर रहे हैं वेरिएबल नंबर की, इसमें पॉइंटर्स क्या काम कर रहा है,
देखिएगा stdarg.h, इसमें तीन मैक्रो अवेलेबल है, va start, va arg और va list। अब देखिए इन सब सिचुएशन में जैसे मैं आपको बताऊं, ऐसे रूटीन अगर हम बनाना चाहें जहां पर वेरिएबल नंबर ऑफ आर्गुमेंट है, तो जैसे मैंने यहाँ पर इंगित किया कि हमारे को जरूरत होगी पॉइंटर्स की, तो जैसे मैक्रोज इसमें अवेलेबल है और हम इसी मैक्रोज से इन सिचुएशन को वेरिएबल नंबर ऑफ आर्गुमेंट को डील करना चाहते हैं। ये जो मैक्रोज है ये हमें एक तरीका देंगे ताकि हम एक्सेस कर सके आर्गुमेंट को, फंक्शन, और जब एक फिक्स नंबर ऑफ आर्गुमेंट उसमें दिए हैं तो हम उसके साथ वेरिएबल नंबर ऑफ आर्गुमेंट उसको कर सके। जो फिक्स नंबर है उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो नॉर्मल तरीका जो हमने सीखा है वो हम करेंगे। लेकिन अगर ऑप्शनल आर्गुमेंट है उसको हम इन मैक्रो से va start, va arg, इनसे हम लेंगे। इन मैक्रो में जो va start है ये हम उपयोग करते हैं इनिशियलाइज करने के लिए पॉइंटर, जो शुरुआत है, बिगिनिंग है, जो ऑप्शनल आर्गुमेंट की लिस्ट होगी। जबकि va arg ये हम जो पॉइंटर को नेक्स्ट आर्गुमेंट पे ले जाएंगे उसको आगे बढ़ाने के लिए, यानी कि एडवांस करने के लिए हम इसको यूज करेंगे। अब इन कॉन्सेप्ट को जरा एक प्रोग्राम में तब्दील करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि एक फाइंड मैक्स ऐसा फंक्शन आपको लिखना है, हमको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, कुछ वैल्यूज हमको दी है, जितनी भी वैल्यू पास की जाए उसके हिसाब से। देखिएगा इसको बहुत ध्यान से। सबसे पहले हमने stdarg.h इंक्लूड किया। ये फंक्शन है फाइंड मैक्स। हमने यहाँ पर इंटीजर दिया, यानी कि ये इंटीजर नंबर्स आएंगे और कितने भी हो सकते हैं, डॉट 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 कर दिया। हमने कहा ये मैक्स, इस फंक्शन के अंदर हम जो भी वेरिएबल डाल रहे हैं, हमें पता नहीं कितने डाल रहे हैं। अब यहाँ पर हमने जैसे 6 डाले हैं, 8 डाल दीजिए, 10 डाल दीजिए, 2 भी डाल दीजिए, चलेगा। अब क्या है, हमने प्रिंटफ कर दिया मैक्स, क्योंकि ये जो फाइंड मैक्स है ये रिटर्न करेगा मैक्सिमम नंबर। इनमें से मैक्सिमम हमको 92 दिख रहा है, वो यहाँ मैक्स पे आ जाएगा, ये प्रिंट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 6 आर्गुमेंट है, इसी जगह यहाँ पर 4 आर्गुमेंट। इन 4 आर्गुमेंट में जो मैक्सिमम निकलेगा वो आपका 300 आएगा, उसको हम प्रिंट कर देंगे। तो ये जो फाइंड मैक्स है ये क्या काम कर रहा है, ये हमारा मेन डिस्कशन पॉइंट है। इसमें क्या किया हमने, यहाँ पे अभी यही किया, इंट दिया, यहाँ पर वेरिएबल का नाम दिया और यहाँ पर डॉट 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 कर दिया। अब मैक्स है, काउंट है, नम है, इसमें हमने va_list, जैसे मैंने आपको बताया था, va_list और va start से काम करेंगे। जो va_list है वो पॉइंटर है, ptr बनाया हमने, और va start में हमने ये ptr दिया, ये वाला, और ये टोटल नंबर कितने हैं। तो हमने va arg में यहाँ पर ptr और ये int और इसके हिसाब से मैक्स किया। अब हम काउंट शुरू करेंगे फॉर के लूप में, ये जाएंगे हम टोटल नंबर तक, हमको टोटल नंबर यहाँ मिलेगा और एक एक करके काउंट बढ़ाते रहेंगे। और जब हम va arg में जाएंगे ptr और यहाँ कॉमा करके हमने इंट लिया, ये नंबर में जाएगा, नंबर को हम मैक्स से मैच कराएंगे। और क्योंकि हमने शुरुआत पहली वैल्यू मैक्स दी है, हर एक नंबर को मैक्स से देखते रहेंगे। जैसे मान लीजिए 5 को 23 से मैच कराया, कौन सा मैक्सिमम है, 23। तो अब 5 मैक्स जो माना था हमने स्टार्टिंग में, उसको हम छोड़ देंगे, अब 23 को असाइन कर देंगे। इस तरीके से ये करते 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 आप देखेंगे फाइनली हमको मैक्सिमम नंबर मिलेगा, जो हम रिटर्न कर देंगे मैक्स में, जो कि यहाँ पर रिटर्न टाइप दिया हुआ है। अब ये जो फाइंड मैक्स फंक्शन डिक्लेयर किया गया है, इसमें इलिप्सिस थे, यानी डॉट डॉट डॉट, इसको हम इलिप्सिस कहते हैं, जो आप यहाँ देख पा रहे हैं। ये हमें बताता है कितने नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स होंगे और कितने आर्गुमेंट्स आफ्टर द फर्स्ट आर्गुमेंट, कितने वेरिएबल होंगे इसमें। तो हम 2 कॉल लगा रहे हैं यहाँ पे फाइंड मैक्स में। पहले हमने क्या किया कि 5 या 6 वैल्यूज में हमने यहाँ गिन लेते हैं, कितने हैं एग्जैक्ट बोलना ठीक रहेगा, 1 2 3 4 5 6 है। तो इसमें हम चाहते हैं कि अपने जो वैल्यूज हो 5 या दूसरे आर में आपके जैसे 3 या 5 जो भी नंबर है आपका, हर एक जो कॉल हो रही है इसमें जो पहला आर्गुमेंट है वो आपका काउंट है, कितने नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स जो पहले आर्गुमेंट के बाद आता है। जो पहला जो वैल्यू है पहले आर्गुमेंट की, उसको हमने पास किया फाइंड मैक्स में, और ये कहां जाके लिया जा रहा है, वो टोटल नंबर में लिया जा रहा है। फाइंड मैक्स अपना काम शुरू करता है, एक पॉइंटर डिक्लेयर होता है, उसका टाइप होगा va_list। अब अगले स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से देखिए, जो va start है इसमें हम ptr टोटल नंबर, ये ptr हमने यहाँ बनाया और टोटल नंबर हमारे पास आया यहाँ से। तो ये जो स्टेटमेंट है ये सेटअप कर रहा है एक पॉइंटर। ये क्या करेगा, पहले वेरिएबल को पॉइंट करेगा जो आर्गुमेंट लिस्ट में, मान लीजिए आर्गुमेंट पूरी लिस्ट है, इसके पहले को ये पॉइंट कर रहा है, राइट। तो पहला जो है वो, अब यहाँ आपने अगर लिस्ट देखी होगी 5 के बाद 23 आ रहा था, ये इसको पॉइंट करने लगेगा। और जो स्टेटमेंट मैक्स है यहाँ पर va arg और ptr int, ये असाइन करेगा इंटीजर जो पॉइंट किया जा रहा है ptr द्वारा मैक्स से। दी स्टेटमेंट दिस, इसमें असाइनमेंट क्या हो रहा है, अल्टीमेटली जो भी चीज यहाँ आ रही है वो मैक्स को असाइन हो रही है, यानी कि जो इंटीजर जो पॉइंट हो रहा है इस पॉइंटर द्वारा वो मैक्स को असाइन होगा, यानी कि 23 मैक्स को असाइन हो जाएगा। और वो पॉइंटर अब स्टार्ट कर रहा है, या फिर उस किसको पॉइंट कर रहा है, अगले आर्गुमेंट को। 23 के बाद आता है 15, और उसके बाद सीधा एक एक करके इस तरीके से हो जाएगा, यानी कि हम हर बार एक ऐसा नंबर पिकअप करने लगेंगे जो मैक्स से हम कंपेयर कराएंगे, और हर बार हमें जो भी बड़ा होगा उसको मैक्स कर देना है जब तक हम एंड तक ना पहुंचे। फाइनली ये रिटर्न हो जाएगा मेन को। अब एक और प्रोग्राम को समझिए। ये प्रोग्राम क्या करेगा, एक फंक्शन है डिस्प्ले,
इसको कॉल करेगा, जो प्रिंट कर सकेगा कोई भी नंबर आर्गुमेंट किसी भी टाइप, यानी कि इसको समझिए stdio.h दिया हमने, स्टैंडर्ड आर्गुमेंट डॉट एच को भी इंक्लूड किया। डिस्प्ले फंक्शन में इंट कॉमा इंट और आगे डॉट 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 यानी कि इलिप्स है, यानी यहाँ इंट आएगा, यहाँ इंट आ गया, आगे हमें पता नहीं कितने क्या क्या आने वाला है। अब इसमें ध्यान से देखिए, ये डिस्प्ले फंक्शन में यहाँ तो सारे नंबर है, यहाँ पर आपके पास नंबर भी है, मतलब इंटीजर भी है, साथ में यहाँ पर कैरेक्टर्स भी है। यहाँ पर तो और आगे बढ़ गया, इंटीजर दिया, साथ में हमने फ्लोट भी दे दी। तो जो डिस्प्ले फंक्शन है इसमें इंट टाइप है और ये इंट नम है। टाइप भी बताना है, नम भी बताना है। हमने यहाँ पर कुछ अलग अलग, क्योंकि हमने फ्लोट भी लिया है, कैरेक्टर भी लिया है, इंटीजर भी लिया है, तो इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट हमने कुछ वेरिएबल बना दिए थे। और जो वी ए लिस्ट है इसके लिए एक पॉइंटर बनाया कि वेरिएबल लिस्ट का पॉइंटर बनना है, और वी ए स्टार्ट जो पॉइंटर है पीटीआर वो नम जो नेक्स्ट वाले को पॉइंट करेगा और स्लैश एन देना है। और फिर हम स्विच करेंगे। अगर केस 1 है, देखिए इसमें स्विचिंग जा रही है, केस 1 केस 2 केस। अगर केस 1 है 1 से लेकर नम तक जाएंगे, जे प्लस प्लस करेंगे, वी ए आर्ग्यूमेंट पीटीआर, और यहाँ इंट है, देखिए ये इंट है, ये कैर है और ये डबल है। तो आर्ग्यूमेंट में पीटीआर अगर इंट को पॉइंट कर रहा है तो अब आई को प्रिंट कर देंगे और बाहर आ जाएंगे। केस 2 में आप क्या करेंगे, ये नंबर 1 से नंबर तक सब में गए हैं, 1 से नंबर तक सब में गए हैं, जे प्लस प्लस करेंगे, वी आर्ग्यूमेंट आपका पीटीआर अगर पॉइंट करेगा कैरेक्टर को तो कैरेक्टर प्रिंट कर देंगे। इसी तरीके से 1 से लेकर नंबर n तक जाएंगे। और यहाँ पर आपने क्या किया कि डबल है, इसको फ्लोट भी टाइप कास्ट कर सकते हैं, तो वी ए आर जी पीटीआर अगर डबल है तो %f से इसको f को शो कर देंगे, क्योंकि फ्लोट दिया इसलिए %f दिया है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, दो हमने फिक्स आर्ग्यूमेंट डाले इस फंक्शन में, इंट कॉमा डॉट 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 था ना। तो जो पहला है इंडिकेट करता है डेटा टाइप जो आपको आर्ग्यूमेंट प्रिंट करने हैं, और जो सेकंड है वो बताता है कितने आपको आर्ग्यूमेंट प्रिंट करने हैं, पहले कौन सा डेटा टाइप, दूसरा कितने आपको प्रिंट करना। तो ये जो स्टेटमेंट है वी ए स्टार्ट पीटीआर कॉमा नम, ये क्या करेगा, ये सेटअप करेगा एक पीटीआर को जो पॉइंट कर रहा है पहले आर्ग्यूमेंट को, जो वेरिएबल लिस्ट है, जो भी आर्ग्यूमेंट की लिस्ट है उसके पहले को पॉइंट कर रहा है। तो उसके बाद जो टाइप आएगा 1, 2 या 3, यानी कि इंटीजर, कैरेक्टर या फ्लोट, उस हिसाब से ये पॉइंट करेगा, प्रिंट करेगा। जितने भी कॉल हो रहे हैं डिस्प्ले में, जो सेकंड आर्ग्यूमेंट है ये बता रहा है कितने आपके वैल्यू आप प्रिंट कराना चाह रहे हैं, राइट। अब इसको जरा प्रिंटफ के हिसाब से सोचिए। प्रिंटफ में आप आर्ग्यूमेंट इस तरीके से नहीं पास करते, तो प्रिंटफ कैसे पता करता है कि कौन सी चीज क्या है, उसके अंदर फॉर्मेट स्ट्रिंग होता है। %d से वो समझेगा कि इंटीजर आएगा, %c से वो समझेगा कि कैरेक्टर आएगा, इस तरीके से। फिर वो काउंट करता है ये फॉर्मेट स्ट्रिंग कितने हैं, उस फॉर्मेट स्ट्रिंग को काउंट करता है, उस हिसाब से डिसाइड करता है कि मुझे कौन कौन सी चीज कहां किस तरीके से प्रिंट करनी है। यूनियंस एक डिराइव्ड डेटा टाइप है, यानी कि जो बेसिक डेटा टाइप है उससे ये डिराइव हुआ है। जैसे स्ट्रक्चर भी डिराइव्ड डेटा टाइप है, स्ट्रक्चर के अंदर हम क्या करते हैं, बेसिक डेटा टाइप ही तो देते हैं, लेकिन यूनियन का स्ट्रक्चर के साथ बड़ा गहरा रिलेशनशिप, ओके। जैसे आपके कजन होंगे, उनके हिसाब से आप एक जैसे दिखते हैं, थोड़ी बहुत सारी चीजें इसमें कॉमन है। तो यूनियन और स्ट्रक्चर बिल्कुल एक जैसे हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा वेरिएशन है। स्ट्रक्चर और यूनियन, इसमें हम अलग अलग वेरिएबल, डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएबल हम एक साथ रख सकते हैं, लेकिन जो स्ट्रक्चर है वो आपको अलग अलग डिफरेंट वेरिएबल अलग अलग मेमोरी की जगह पे रखता है। यूनियन के साथ ये है कि वो एक ही मेमोरी स्पेस लेगा और बार बार उसको रिप्लेस करता रहेगा। जैसा इंटीजर दिया था, एक बार इंटीजर, अगली बार फ्लोट है तो वो इंटीजर को हटा के फ्लोट रख देगा, यानी आपको यूनियन एक सेक्शन ऑफ मेमोरी देगा एक बार में, एक के लिए, ओके। एक बार में इसके लिए, जैसे दूसरा बार आया तो इसी मेमोरी के लिए दूसरा आ जाएगा, मतलब दूसरी मेमोरी एलोकेट नहीं होगी जैसे कि स्ट्रक्चर में होता है। ऐसे करना क्यों जरूरी होता है, क्या जरूरत पड़ गई यूनियन की? एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं तो समझिएगा इसको। यहाँ पर हमने एक यूनियन का एग्जांपल लिया है, stdio.io.h इंक्लूड किया। यूनियन हमने बनाया जैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं, बिल्कुल सेम उसी तरीके से बनाया। ए इंट आई यहाँ पर दिया और कैरेक्टर आपने एरे दिया 2। अब आपने यूनियन का एक वेरिएबल बना लिया, यूनियन ए का की। अब की डॉट आई इक्वल टू 512, यानी कि इस पे आपने 512 दे दिया। अब की डॉट आई को प्रिंट करेंगे तो आपका क्या आएगा, 512। अगर आप ch0 को करेंगे तो क्या आएगा, ch0। और ch1 को क्या करेंगे, ch1 को प्रिंट कर रहा है की डॉट ch0, की डॉट ch1। अगर हम असाइन नहीं करेंगे तो आपको जो भी वैल्यू आनी है वो आएगी। लेकिन यहाँ पर फिलहाल देखिए कि हम यहाँ पर अगर मैं आपको आउटपुट नहीं दिखाता तो आप जरूर ये सोच रहे होंगे कि ch2 को तो असाइन किया ही नहीं किया है कुछ, अब तो यहाँ पर एरर आनी चाहिए, गार्बेज वैल्यू आनी चाहिए। लेकिन की डॉट आई तो 512 दिया हुआ, ये तो आई तो प्रिंट कर देगा, लेकिन इसका क्या देखिएगा आप, ये इसको यहाँ 0 वैल्यू मिली, इसको यहाँ 2 वैल्यू मिली, है ना। तो पहले हमने डिक्लेयर किया डेटा टाइप, जो यूनियन का टाइप है यूनियन ए। हमने इसमें की, यहाँ पर एक की दिया, जो की बनाया जो यूनियन ए टाइप की है। ये बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे हम स्ट्रक्चर करते हैं। यूनियन एलिमेंट को हम उसी तरीके से एक्सेस करते हैं जैसे स्ट्रक्चर को करते हैं डॉट ऑपरेटर्स, यानी हम डॉट ऑपरेटर से हमने उसको किया, लेकिन सिमिलैरिटी यहाँ पर खत्म हो जाती। अब देखिए यहाँ पर हम स्ट्रक्चर ए देते हैं, बिल्कुल सेम काम कर रहा हूं मैं, यूनियन की जगह स्ट्रक्ट लिख दे रहा हूँ। स्ट्रक्ट ए
इंट आई कैर CH2, यहाँ पर स्ट्रक्चर ए का हमने वेरिएबल बनाया की। अब जो डेटा टाइप है ये कितना लेगा, 4 बाइट, 2 लेगा की डॉट आई, 1 लेगा की डॉट CH0 के लिए, 1 लेगा इसके लिए की डॉट CH1 के लिए, है ना। इस तरीके से समझिए। ये एक अगर हम 2 बाइट मानते हैं इंटीजर के लिए तो 1 बाइट ये हो गया, मतलब 1002 से शुरू करें तो 1002, 1003 ये इसके लिए हो गया। ये कैरेक्टर है तो एक एक बाइट इसके लिए ले लेगा, तो 1005 तक जाएंगे। लेकिन अगर हम इसी चीज को हम यूनियन बनाएंगे स्ट्रक्चर की जगह, जैसे यूनियन ए किया इंट आई कैर CH2 यूनियन ए की, ये किस तरीके से स्टोर होगा इसको देखिए। यहाँ पर आपका यहाँ से यहाँ तक पूरा केवल इतनी ही जगह है, इसके पास केवल 2 बाइट, इससे ज्यादा नहीं। इस इंटीजर के लिए की डॉट आई के लिए भी यही जगह है, और ये कैरेक्टर पहले कैरेक्टर और उसका दूसरा कैरेक्टर उसके लिए भी यही जगह है। यानी कि सेम जगह यूनियन रखेगा, यूनियन अलग अलग जगह नहीं देगा, अलग अलग मेमोरी लोकेशन यूज नहीं करेगा, सेम मेमोरी लोकेशन अलग अलग डेटा टाइप के लिए। मतलब अगर आपने ये प्रिंट किया तो ये आएगा, उसके बाद ये जो वैल्यू असाइन की ये चीज चली जाएगी। तो यूनियन केवल 2 बाइट ले रहा है, सेम मेमोरी लोकेशन की डॉट आई के लिए भी है और बाकी कैरेक्टर के लिए भी है। यानी कि जो की डॉट आई वही मेमोरी लोकेशन इन दोनों के लिए भी वही। तो ये क्या आपको पर्पस क्या सॉल्व कर रहा है। अब 2 बाइट हम साइमल्टेनियसली की डॉट आई से एक्सेस कर सकते हैं, या वही 2 बाइट इंडिविजुअली हम इन दोनों से एक्सेस कर सकते हैं। तो ये बड़ा रिक्वायरमेंट होता है हम जब इंटरेक्ट करते होते हैं हार्डवेयर से, राइट। हम एक साथ 2 बाइट साइमल्टेनियसली निकालना चाहते हैं, कभी कभी एक एक बाइट निकालना चाहते हैं, तो इसलिए कभी 2 निकाले कभी एक एक निकाले, उसके लिए यूनियन आपका आंसर है, इसीलिए यूनियन यूज होता है। एक जरा फ्रेश लुक देता हूं मैं इसको पहले जो बता रहा था उसमें एक वेरिएशन है, मैं आपको क्लियर कर दूं, जरूर आप कंफ्यूज हुए होंगे इसमें, तो इसको मैं क्लियर करना चाहता हूं कि ये जो जगह है ना, इस जगह पे हमने CH2 यहाँ पर असाइन किया। मान लीजिए हमने यहाँ पर CH0 और 1 को इसको मान लीजिए 0 असाइन कर दी वाली, और CH1 वाले को हमने 2 वैल्यू असाइन कर दी, तब ही ये प्रिंट हुआ है। अगर ये चीज नहीं करेंगे तो ये प्रिंट नहीं होगा, ये आपको मैंने पहले डिस्कस किया था। अब हम अपने डिस्कशन पे आ रहे हैं जो हमने अभी भी किया। हाँ, हमने 512 दिया आई को, इंटीजर को, 0 पे हमने 2 रखा और यहाँ 0 पे 0 रखा, 1 पे 2 रखा। अब जो आउटपुट है उसको बहुत ध्यान से देखिए। 512 एक इंटीजर है, यानी कि ये अगर हम टर्बो C कंपाइलर ले रहे हैं तो 2 बाइट लेगा। 512 का इक्विवेलेंट होता है ये बाइनरी। तो ये जो बाइनरी नंबर है इसको हम स्टोर करेंगे तो कुछ इस तरीके से स्टोर होगा, ये है ना, पूरा का पूरा यहाँ पर यहाँ से आता है 16 बाइट आप देख पा रहे हैं, 8 ये 4 चौका 16, तो इस तरीके से आएगा। तो आपका ये हाई बाइट यहाँ हो गया, ये लो बाइट यहाँ होगा। अब ये जो की CH1 है, की CH0, यहाँ पर हमने 0 2 रखा, तो हुआ क्या, अगर इसको हम इस तरीके से स्टोर करेंगे तो जो आउटपुट की CH0 देगा वो 2 देगा, की CH1 आपको 0 देगा। लेकिन अगर आप इसी का अपोजिट डायरेक्शन में देखेंगे तो आप देखेंगे कि आप, क्योंकि हमने असाइन कुछ और किया है और लेकिन लेके कुछ और आ रहा है। फिर से मैं समझाता हूं आपको। CH0 में 0 दिया है, CH1 में 2 दिया है, CH0 में आपने 0 दिया है, CH1 में आपने 2 दिया है, लेकिन CH1 देखिए यहाँ पर 0 दिखा रहा है और CH0 यहाँ पर 1 दिखा रहा है, यानी कि किस तरीके से एक्सेस कर रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्योंकि CPU हमारे पास 2 तरीके के होते हैं तरीके रीड करने के, एक लिटिल इंडियन होता है, बिग इंडियन होता है। लिटिल इंडियन आया है इंटेल से, बिग इंडियन आया है मोटोरोला से। तो जब 2 बाइट नंबर को स्टोर करते हैं मेमोरी में, तो जो लो बाइट है वो स्टोर होती है हाई बाइट से पहले, मतलब पहले जो लो बाइट होगी वो स्टोर होगी, उसके बाद आपकी हाई बाइट स्टोर होगी। इसका मतलब 512 हम स्टोर करेंगे इस तरीके से, ना कि जैसे मैंने आपको पहले बताया, राइट। तो जो CPU है, जैसे बिग इंडियन आर्किटेक्चर है, उसमें जो रिवर्सल होता है बाइट का, इस तरीके से नहीं होता है, लेकिन लिटिल इंडियन में ऐसा होता है। इसलिए आपने देखा कि यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पर 0 आ गया, जबकि 0 यहाँ आना चाहिए था, 2 यहाँ आना। अब आप समझ गए क्यों 0 और 2 आया। एक और चीज मैं इसमें बताना चाहूंगा, हम अलग अलग वैल्यू अलग अलग यूनियन एलिमेंट को एक बार में नहीं कर सकते, क्योंकि जगह तो एक ही है। अगर यहाँ असाइन किया, दूसरे को भी असाइन कर दिया तो वो ओवरराइट कर जाएगा। यानी कि अगर आप की डॉट आई में अगर वैल्यू डालें और उसके बाद इसमें वैल्यू डालें तो ये अपने आप खत्म हो जाएगी, इसकी वैल्यू आएगी। मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि हमने यहाँ यूनियन लिया, ये इंटीजर लिया, यहाँ कैरेक्टर यहाँ पर 2 दिया। अब हमने क्या किया, यूनियन जो एक इसका वेरिएबल बना लिया, 512 आई में दिया। अगर आप इसको प्रिंट कराएंगे तो आपको कुछ वैल्यू मिलेगी। अब 0 और 1 में देखते हैं क्या आएगा, लेकिन सबसे पहले मान लीजिए 0 हमने इसमें 0 और 2 असाइन किया है ना। CH0 में 0 असाइन किया है, CH1 में मतलब इस कैरेक्टर एरे में पहली वैल्यू 0 है, दूसरी 2। यहाँ प्रिंट कराएंगे तो इन तीनों लाइन को देखिए, यहाँ पर 512 प्रिंट करेगा, यहाँ पर 0 प्रिंट करेगा, यहाँ 2 प्रिंट करेगा, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अगली बार में हम क्या करेंगे, इसमें 50 डालेंगे CH0 में। इसका मतलब जो हमारे पास जगह थी वो तो इतनी थी, 512 तो चला गया क्योंकि हमने यहाँ 50 असाइन कर दिया, तो CH0 में आपका यहाँ पर 50 आ गया, ठीक। अब 50 है यहाँ पर, और यहाँ पर मतलब 50 का बाइनरी इक्विवेलेंट, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर आपने इसमें कहा 0 2 है हमारे पास, तो यहाँ 0 2, ठीक। तो 0 2 जैसे आपने यहाँ 0 2 किया
और इसमें CH0 में 50, आपने CH0 में 50 असाइन किया है, तो ये 50 असाइन किया, और उसके बाद आप ये 0 और 1 को प्रिंट कराना चाह रहे हैं, तो आप देखेंगे क्योंकि यहाँ 50 ऑलरेडी है और यहाँ 2 था, यहाँ 0 था, 0 की जगह 50 कर दिया, यहाँ 2 है, तो 50 और 2 आएगा, ये नहीं आएगा। तो अगर आप देखेंगे कि जो 562 है ये टोटल का कॉम्बिनेशन, यहाँ 50 और यहाँ 2, इसका बाइनरी इक्विवेलेंट जोड़ेगे, यानी कि 16 बिट में अगर इसको देखेंगे तो 562 आएगा, ना कि 512। और ये 50 और 2 तो खैर आएगा, यहाँ 50 कर दिया था, यहाँ 2 था ही पहले। अब यूनियन के बारे में एक और मैं चीज रीइटरेट कराना चाहता हूँ आपको कि यूनियन में आप डिफरेंट डेटा टाइप दे सकते हैं, लेकिन बस ये है कि जब इसका वेरिएबल बनाएंगे तो ये सबसे बड़ा जो डेटा टाइप होगा उसकी जगह ले लेंगे। यानी कि हम इसको एक्सेस करते हैं आपके डॉट ऑपरेटर से, इस तरीके से अगर हमारे पास कैरेक्टर है इस तरीके से, और ये अलग अलग आपके कैरेक्टर वाली वैल्यू हो गई, और जो वैल्यूज है उसको CH0, CH1 इस तरीके से भी कर सकते हैं। ये अलग अलग तरीके मैंने आपको बताया कैसे हम एक्सेस करेंगे। एक चीज और जानिए, अगर अलग अलग साइज है तो जैसे मैंने अभी भी बताया कि सबसे बड़ा साइज आपका अगर डबल था तो लॉन्गेस्ट साइज एलिमेंट उतनी जगह लेंगे और बाकी सब चीजें इसी में इनकॉर्पोरेट करेंगे, मतलब हाईएस्ट साइज हो जाएगा। अगर मैं इस प्रोग्राम को फिर से आपको ले जाऊं तो यहाँ पर क्योंकि डबल सबसे बड़ा है तो डबल का साइज लेंगे, फ्लोट इंट कैरेक्टर सब इसी में समाएगा, सेम मेमोरी लोकेशन। यूनियन ऑफ स्ट्रक्चर्स, जैसे हम एक स्ट्रक्चर के अंदर दूसरा स्ट्रक्चर डाल सकते हैं तो यूनियन को भी हम यूनियन के अंदर डाल सकते हैं, यानी इसकी नेस्टिंग कर सकते हैं, यानी क्योंकि यूनियन ऑलरेडी एक स्ट्रक्चर की तरह है और स्ट्रक्चर हम यूनियन के अंदर डाल सकते हैं, यूनियन के अंदर स्ट्रक्चर डाल सकते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूं जो स्ट्रक्चर यूनियन के अंदर, आप देखिए स्ट्रक्चर ए हमने बनाया, स्ट्रक्चर बी बनाया, यहाँ पर एक इंटीजर, यहाँ पर भी इंटीजर, यहाँ पर एक कैरेक्टर एरे, यहाँ पर यूनियन हमने जेड दिया, इसका जो स्ट्रक्चर ए का वेरिएबल यहाँ की दे दिया और बी का यहाँ पर अंदर दे दिया, यानी यूनियन के अंदर हम स्ट्रक्चर रखना चाह रहे हैं। अब इस यूनियन का हमने वेरिएबल बनाया, अब हम थोड़ा डॉट 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 दो ऑपरेटर करेंगे, जैसे यूनियन जेड स्ट्रेंज है ना, तो स्ट्रेंज डॉट की डॉट आई, ठीक इसी तरीके से स्ट्रेंज डॉट डेटा डॉट D0, स्ट्रेंज डॉट डेटा डॉट D1, इस तरीके से इसमें वैल्यू असाइन कर सकते हैं और एक एक करके हमको उसी तरीके से स्ट्रेंज डॉट की डॉट आई करके प्रिंट करेंगे, डेटा डॉट जी करके, स्ट्रेंज डॉट डेटा डॉट जे करके प्रिंट करेंगे और कैरेक्टर प्रिंट करना है तो ऐसे करें और आउटपुट इस तरीके से आएगा आपका जो वैल्यू आपने यहाँ असाइन। जैसे हमने नेस्टेड स्ट्रक्चर की तरह लिया, यहाँ पर हमने डॉट ऑपरेटर ट्वाइस, वी यूज इट ट्वाइस, दो बार, डॉट और डॉट दो बार हमने यूज किया। तो हम पहले हमने यूनियन का वेरिएबल बनाया, फिर पहले उस वेरिएबल से यूनियन में जाएंगे, उस यूनियन से हमको स्ट्रक्चर में जाना है, इसलिए हमको दो डॉट लगे। तो यूनियन की यूटिलिटी क्या है, मान लीजिए किसी एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन किसी ऑर्गेनाइजेशन पे रखनी है, तो देखिए नेम है, ग्रेड है, एज है, और हमने कहा कि अगर ग्रेड हाई स्किल है तो उसका हॉबी और क्रेडिट कार्ड नंबर, अगर उसका सेमी स्किल्ड है तो व्हीकल नंबर और डिस्टेंस क्या है कंपनी से। तो ये डिसिमिलर इंफॉर्मेशन है, इसको हम एक साथ कैसे रखेंगे, स्ट्रक्चर एक बनाएंगे एम्प्लॉय, यहाँ पर अलग अलग ग्रेड, हॉबी, एज, हॉबी, कार्ड नंबर, व्हीकल नंबर लिस्ट कर देंगे और यहाँ हमने इसका स्ट्रक्चर का एक वेरिएबल बना दिया। अब इस स्ट्रक्चर से कुछ गलत नहीं है, लेकिन इसमें एक डिसएडवांटेज, किसी भी एम्प्लॉय के लिए उसके ग्रेड और हॉबी के हिसाब से या क्रेडिट कार्ड के नंबर से हम देख रहे हैं कि जो नंबर और डिस्टेंस हो तो अनयूज हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये है, अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं तो इसके लिए हॉबी नेम और क्रेडिट कार्ड की वैल्यू है, व्हीकल नंबर और डिस्टेंस फ्रॉम कंपनी इसके लिए है ही नहीं। ऐसी अगर सेमी स्किल की बात करिए, इसके लिए ये दोनों है, ये दोनों तो है ही नहीं, तो वेस्टेज हो रहा है, यहाँ पर चीजों का वेस्टेज हो रहा है। कुछ दो फील्ड एक के लिए, दोनों के लिए दो फील्ड यूज नहीं हो रही, तो यहाँ हमारी वेस्टेज हो गई मेमोरी, राइट। क्योंकि हर एक जैसे स्ट्रक्चर का वेरिएबल बनाएंगे तो वो नाम और ग्रेड और एज के अलावा दो फील्ड और रख देगा, 4 फील्ड और रख देगा। इससे इसको दूर करने के लिए हम यूनियन का यूज कर सकते हैं। आप देखिए, हमने एक स्ट्रक्चर info1 पहले साहब के लिए, info2 दूसरे साहबों के लिए और यूनियन बनाया info, इसमें क्या किया, इसका एक वेरिएबल बना दिया, इसका एक वेरिएबल बना दिया। तो अब हमने क्या किया, एक स्ट्रक्चर एम्प्लॉय लिया, इसमें ये तीनों तो चीज कॉमन है, ये दोनों ही के लिए info1 info2 के लिए कॉमन है, और जो ये वाली चीज है वो हमने यहाँ का इसका वेरिएबल बना दिया, स्ट्रक्चर वेरिएबल। अब ये जो स्ट्रक्चर एम्प्लॉय ई हुआ है, ये हमारे वेस्टेज को कम कर। वोलेटाइल क्वालिफायर, वोलेटाइल क्वालिफायर क्या होता है, जब हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं फंक्शन में, हो सकता है कि कंपाइलर उसको ऑप्टिमाइज करे उस कोड को और यूज करे, उसके बाद यूज करे वेरिएबल को, यानी कि जो कंपाइलर अपने आप रिकंपाइल करेगा कोड को इस तरीके से कि आपका कोड अच्छे एफिशिएंट मैनर में चले। तो कंपाइलर इसको करता कैसे है, वो सीपीयू रजिस्टर का इस्तेमाल करता है ताकि वो स्टोर कर सके वेरिएबल की वैल्यू, ना कि वो स्टैक में रखेगा, वो रजिस्टर में रखेगा, स्टैक में नहीं रखेगा। लेकिन अगर हमने एक डिक्लेरेशन ऐसा किया वेरिएबल का वोलेटाइल, तो ये एक कंपाइलर को बोलता है, एक वार्निंग है कि आप प्लीज ऑप्टिमाइज मत करिए इस कोड को। इस केस में जब भी हम यूज करेंगे वेरिएबल को, वो लोड हो जाएगा, इट विल बी लोडेड फ्रॉम मेमोरी इनटू रजिस्टर, यहाँ पर जाएगा, रजिस्टर यहाँ परफॉर्म होंगे और फिर जो रिजल्ट है
वो वापस मेमोरी लोकेशन में रख दिए जाएंगे जो वेरिएबल एलोकेटेड है। अगर हम एक डिक्लेयर करते हैं वोलेटाइल वेरिएबल यानी कि वोलेटाइल या इंट j, इस तरीके से वोलेटाइल करते हैं। और ऐसी कौन सी जगह हो सकती है जहां पर हम इसको वोलेटाइल बनाना चाहें? जब वेरिएबल प्रोग्राम के कंट्रोल में नहीं है और ये बाहर और प्रोग्राम के बाहर ऑल्टर होने वाला है। जब से आपने कहा वोलेटाइल फ्लोट टेम्परेचर, ये मॉडिफाई हो सकता है, कोई डिजिटल थर्मोमीटर इसके साथ अटैच होगा कंप्यूटर के। तो समराइज करते हैं, जो इन्यूमरेटेड डेटा टाइप है और जो टाइप डेफ डिक्लेरेशन है, ये थोड़ा प्रोग्राम की क्लैरिटी के लिए उपयोगी होते हैं, क्लैरिटी बढ़ाते हैं। टाइप कास्टिंग क्या करता है? ये डेटा टाइप कन्वर्जन करता है किसी स्पेसिफिक ऑपरेशन के लिए। जो इन्फॉर्मेशन हम स्टोर करते हैं जैसे कुछ कम बाइट में, तो उसके लिए हम बिट फील्ड यूज कर सकते हैं ताकि पैक कर सके ज्यादा इन्फॉर्मेशन एक बाइट। हर एक सी फंक्शन उसका एक एड्रेस भी होता है, वो हम किसी पॉइंटर में स्टोर कर सकते हैं। तो ये जो पॉइंटर टू फंक्शन है, ये जो मैंने बात कही, वो एक और तरीका होता है फंक्शन को इन्वोक करने का, कॉल करने का। हम ऐसे फंक्शन भी लिख सकते हैं जो एक नहीं एक से ज्यादा वेरिएबल नंबर ऑफ आर्गुमेंट ले सकते हैं। यूनियन एक ऐसी टेक्निक है जिससे हम एक सेम मेमोरी लोकेशन में मल्टीपल चीजें डाल सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो ये बात हुई आपके इस चैप्टर की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।